जैसा कि आप सभी को पता है क्या हो गया है, आपकी एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं और इस टाइम पे लास्ट टाइम है। अब इस टाइम पे आपको करना क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस पे पूरी तरह से फोकस हो जाना है। सीआर के एडमिट कार्ड्स आ गए हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को जिन भी लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है, जिनका नहीं आया थोड़ा सा वेट कर लेना है और एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आपके आ जाएंगे। आपको अपनी तरफ से जो प्रैक्टिस है वो करते रहना है। आपको अपनी तरफ से जितनी भी प्रिपरेशन है उसको जल्दी से फिनिश करना है। ठीक है, और लास्ट टाइम में रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका स्टार्ट होगा 2017 का मेंस का पेपर है। ठीक है, 19 फेब का। इसमें जितने भी कॉमन एरर्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस थे वो हम लोग यहाँ पर पिक किए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद ओके, माइक फिर से चला गया, थैंक्स आकाश। माइक के बिना आवाज़ थोड़ी सी अनक्लियर रहती है। ठीक है, चलो तो इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी 17 के मेंस का जो भी पेपर है उसके कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और 51 वर्ड सब्स्टिट्यूशन को भी देखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सभी, इन सभी को आपको अच्छे से करना है। कुछ क्वेश्चंस आज इजी भी हैं, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इजी क्वेश्चंस भी आज आपको मिलेंगे, बट अच्छे डिफिकल्ट लेवल के भी क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, इसको फटाफट सभी लोगों को करना है। Our digestive system produces an assimilable nutrient-rich liquid that builds and nourishes our first body tissue plasma। चलो सभी को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है आपका 17 मेंस का। ठीक है, 17 के मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, फटाफट आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर आज सही से प्रॉपरली पढ़ा हुआ है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, आयर डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पर टेंस सबसे पहले आप चेक करते हो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट में है। एन एसिमिलेबल न्यूट्रिएंट रिच लिक्विड दैट बिल्ड्स एंड, अब देखो यहाँ पर जो भी आपका बात हो रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो नरिश नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, नरिशेस। सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, नरिश की जगह पर क्या हो जाएगा, नरिशेस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखोगे, सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज द रिजल्ट of an interaction with a new environment and proper digestion of all that we take off। अब यहां पर आप बोलोगे सर टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, टेक ऑफ का मतलब होता है कोई भी जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ करता है, लैंड करता है, टेक ऑफ करता है, मतलब कि उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेक ऑफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो भी हमारी इम्यूनिटी है वो किसका रिजल्ट है, इंटरेक्शन विद अवर न्यू एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर डाइजेशन ऑफ ऑल दैट वी टेक इन। तो यहाँ पर क्या है, टेक इन होना चाहिए, जो भी हम लोग खाते हैं, जो भी हम लोग अंदर इनहेल करते हैं, टेक इन जो भी हम लोग लेते हैं उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बनती है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या होना चाहिए, सी पार्ट हो जाएगा। थर्ड का आंसर पे आ जाओगे, जस्ट एज वी नरिशेस द बॉडी, जैसे हम लोग बॉडी को नरिश करते हैं। अब यहाँ पे वी आया है, जस्ट एज वी कैसा है, प्लूरल है, तो नरिशेस होना चाहिए क्या, नरिशेस होगा। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, नरिशेस नहीं होगा, नरिश। जस्ट एज वी नरिश द बॉडी वी नीड टू नर्चर द सोल टू कनेक्ट टू द क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होना चाहिए, जस्ट एज वी यहाँ पे प्लूरल है तो नरिशेस नहीं होगा, नरिश होगा। बात समझ में आ रही है। मेंस के पेपर का है, 2017 मेंस का क्वेश्चन पेपर है ये। इसको हम लोग सिर्फ सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स और करेक्शंस एरर वाले पार्ट को कर रहे हैं। ठीक है, और फिलर्स के भी इस पार्ट को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओगे। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इफ वी ऑब्जेक्टिवली पॉन्डर ऑन, अब देखो यहां पर आया है पॉन्डर, पॉन्डर मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना, गहन चिंतन करना। ठीक है, तो पॉन्डर के साथ आपकी जो प्रीपोजिशन लगती है वो पॉन्डर ओवर, अगर आगे सब्जेक्ट है तो पॉन्डर ओवर समथिंग। ठीक है, पॉन्डर ओवर द मिस्ट्री, तो यहां पर ऑन की जगह पर आप इसको करेक्ट क्या कर लोगे, पॉन्डर ओवर आप कर लोगे, पॉन्डर ओवर द मिस्ट्री बिहाइंड मिजरीज। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ का ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, भाई फटाफट आंसर करने हैं, आज थोड़ा सा स्पीड में हम लोग चलेंगे। फिफ्थ का आंसर क्या होगा, आवर सोल प्रेयर शुड बी टू ब्लेसिंग विद, अब देखो हमारी जो प्रेयर और सिंगल जो प्रेयर होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, शुड बी टू बी, ऐसे नहीं होता है, शुड बी टू बी, इसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, शुड बी टू बी ऐसे नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 बार बी इस तरह से आ रहा है और उसके बाद ब्लेसिंग आ रही है, टू बी ब्लेसिंग, तो ये नहीं होने वाला है, इसको करेक्शन आपको करना पड़ेगा। चलो फिफ्थ का आपके अकॉर्डिंग क्या करेक्शन होना चाहिए,
फिफ्थ का आपको करेक्शन करना है और बताना है फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेक्ट होना चाहिए। फिफ्थ में क्या होगा भाई, आवर सोल प्रेयर शुड बी क्या होना चाहिए, टू बी ब्लेसिंग होगा क्या, शुड बी, अगर टू बी यूज करना चाह रहे हो तो क्या कहोगे, शुड बी टू बी ब्लेस्ड, ठीक है, टू बी ब्लेस्ड विद, ठीक है। तो यहां पर भी आपको समझ में आया कि एरर इसी पार्ट में है, टू बी ब्लेसिंग विद ना होकर के क्या हो जाएगा, बी ब्लेस्ड विद, ठीक है। तो ये फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी आपको करेक्ट आंसर्स करने हैं फटाफट। फिफ्थ के बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो सभी लोग लाइव आ गए हो, फटाफट आंसर्स कमेंट करने हैं, सिर्फ आपको वेट नहीं करना है। ओके चलो, सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है, माई टूल हैज ऑलवेज बीन ह्यूमर, मेरा टूल जो है वो क्या है, ह्यूमर है, हंसने का सेंस है, बिकॉज इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग वे टू पुट एनी 14 आइडियोलॉजी नहीं होगा, यहाँ पर कुछ टाइप थोड़ा सा ऊपर नीचे है, इसको आपको चेक करना है, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। माई टूल हैज ऑलवेज बीन, इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग वे टू पुट एनी आइडियोलॉजी, यहाँ पर 14 नहीं होगा, 14 को आप मिस कर दो, इट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग वे टू पुट एनी आइडियोलॉजी क्रॉस। अब देखो यहाँ क्रॉस नहीं होता है, सिक्स में ए पार्ट, अगर सुमन कुमारी आप आंसर बोल रहे हो तो इसका रीजन क्या होगा, ए पार्ट में कहां पर एरर है वो भी आपको बताना है। हैज ऑलवेज बीन ह्यूमर, ह्यूमर यहाँ पर एज अ नाउन आ रहा है, यहाँ पे ह्यूमर्ड नहीं होगा, हैज ऑलवेज बीन ह्यूमर्ड नहीं, ह्यूमर नाउन है, यहाँ पे ह्यूमर्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ए पार्ट में एरर बोल रहे हो तो क्या रीजन है, आपको रीजन भी देना है। ए पार्ट में एरर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। मेरा टूल जो है वो हमेशा क्या रहा है, ह्यूमर, मतलब हंसाने का सेंस, ह्यूमर्ड नहीं होगा, ह्यूमर है। मेरा टूल जो है ही हैज ऑलवेज बीन पोलाइट, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ही हैज ऑलवेज बीन पोलाइट, तो आप यहाँ पर क्या, वहां पर क्या चेंजेस करोगे, तो यहाँ पर ह्यूमर में कोई एरर नहीं है, ये पार्ट करेक्ट है। ओके अब करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, सुंदरम कुमार बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एनी आइडियोलॉजी क्रॉस, देखो आइडियोलॉजी क्रॉस, इसका कोई मतलब नहीं, आइडियोलॉजी क्रॉस नहीं होगा, यहाँ पर करेक्शन क्या होना चाहिए, आइडियोलॉजी अक्रॉस, ठीक है, किसी भी आइडियोलॉजी को अक्रॉस मतलब पूरे के सेंस में आता है, क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, वे टू पुट एनी आइडियोलॉजी अक्रॉस, ठीक है। तो यहां पर अक्रॉस में आंसर आना चाहिए, ह्यूमर में आप चेंजेस नहीं करोगे। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोल देता हूं कि ही हैज ऑलवेज बीन पोलाइट, तो आप पोलाइटेड नहीं लिख सकते हो ना, सेम सेंस यहां पर भी है, पोलाइट, ह्यूमर, ये आप इसमें चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। तो सिक्स में किस पार्ट में एरर है, क्रॉस में, यानी कि सी पार्ट में एरर है। सेवेंथ पे आ जाओगे, सेवेंथ का आंसर करना है, when a student works on a mathematical problem, यहां पर भी फिर से ये 15 है, इसको आप हटा दो। When a student works on a mathematical problem, he comes to a stage beyond which he do not know how to proceed and where he is in doubt and perplexity. तो यहां पर आपको बताना है क्या करेक्शन होना चाहिए। When a student works on a mathematical problem, जब कोई भी स्टूडेंट क्या करता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे वर्क करता है, तो वो क्या होता है, he comes to a stage, वो एक स्टेज पे जाता है, जिसके बाद क्या होता है, beyond which he do not know how to proceed, जिसके आगे उसे नहीं पता होता है कि कैसे आगे बढ़ना है। सेवेंथ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सेवेंथ का बी पार्ट बच्चे बोल रहे हैं, क्या करेक्शन होना चाहिए सेवेंथ के बी पार्ट में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डू नॉट नहीं होगा, ही की बात हो रही है तो डू नॉट ना होकर के यहां पर क्या हो जाएगा, डज नॉट, करेक्ट है, ही डज नॉट नो हाउ टू प्रोसीड, करेक्ट आंसर है। चलो 8 पे आ जाओ, व्हेन वन स्टॉप्स बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, बिलीव्स दैट ही इज वर्थलेस एंड स्टॉप्स होपिंग फॉर अ बेटर फ्यूचर, इट इज ओनली देन दैट द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेल्योर हैपेंड। चलो करेक्ट आंसर बताना है, 8 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डज नॉट होगा, बिल्कुल करेक्ट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चलो सभी लोगों को आंसर करना है। 8th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए अभी, When one stops being optimistic, देखो स्टॉप्स के स्टॉप है, ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको आप ध्यान भी रखते हो, इनके आगे स्टार्ट स्टॉप, इनके आगे आईएनजी फॉर्म आ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ स्टॉप्स होपिंग है तो ये भी राइट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो बात को समझो, आपका पूरा जो सेंटेंस चल रहा है हमेशा टेंस पे बहुत ध्यान देना। टेंस कैसा है आपका, प्रेजेंट का है, बिलीव्स प्रेजेंट में है, इट इज ओनली प्रेजेंट में है, एंड में आप आओगे देन दैट द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेल्योर हैपेंड लिख दिया गया है, हैपेंड नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, इट इज ओनली देन दैट द मोमेंट ऑफ एक्चुअल फेल्योर हैपेंस। जब पूरी बात कर रहा है ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, फाइनल भी आप ऐसा होता है ही बोलोगे, हैपेंड नहीं, ऐसा हुआ नहीं बोलोगे। यहां पर आप क्या करोगे, इसको भी प्रेजेंट में रखोगे,
एक्चुअल फेल्योर हैपेंस हो जाएगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा, 8th में सी पार्ट में करेक्शन होगा, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलो 9th क्वेश्चन पे आ जाओगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन इज व्हाट हेल्प्स अस मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। चलो 9th क्वेश्चन का फटाफट आंसर करना है। 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9th क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, लुकिंग फॉरवर्ड टू करेक्ट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और इसके आगे लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग इन एंटिसिपेशन मतलब अंदाजा लगाने के लिए, तो यहां पर इसके आगे क्या होना चाहिए, इज व्हाट हेल्प्स अस। यहां पर कुछ करेक्शन कर सकते हैं क्या भाई, हेल्प्स अस मूविंग होगा क्या, लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्यादा करेक्ट है लुक फॉरवर्ड टू से। तो अंकिता ये आपने जो बोला वो रॉन्ग होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर करेक्ट है। 9 का ए पार्ट में एरर नहीं है। आगे देखोगे, आप देखोगे कि इज व्हाट हेल्प्स अस की जगह पर हेल्प के बाद क्या आती है, हेल्प के बाद आपकी वर्ब बेयर इन्फिनिटी को हम लोग यूज करते हैं, हेल्प्स अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मूविंग की जगह पे आपको इसको करेक्शन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 9th में मूव फॉरवर्ड आपको करना पड़ेगा। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हेल्प्स अस इन मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ, या तो आप इसको ऐसे लिखोगे, हेल्प्स अस इन मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप इन लगाते हो तो इन के आगे आप लिख सकते हो हेल्प्स अस इन मूविंग फॉरवर्ड, या फिर आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि हेल्प्स अस मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड आना चाहिए, ये करेक्ट आंसर होगा। 10th क्वेश्चन पे आ जाओगे। 10th क्वेश्चन का आंसर करना है, व्हेन द सेल्फ इज नॉट एनलाइटेंड इट इज फंडामेंटल आइडेंटिफाइड। 9th का सी पार्ट में आंसर बिल्कुल करेक्ट आ गया है। 10th पे आ जाओ, व्हेन द सेल्फ इज नॉट एनलाइटेंड इट इज फंडामेंटल आइडेंटिफाइड। अब देखो फंडामेंटल आइडेंटिफाइड ये करेक्ट नहीं बन रहा है कुछ, तो यहाँ पे फंडामेंटल क्या है, ये आपका एज ए नाउन है, यहाँ पे नाउन की तरह हमें इसको नहीं यूज करना है। यहाँ पर ये किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो फंडामेंटल एनलाइटेंड नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल आइडेंटिफाइड नहीं, फंडामेंटली आइडेंटिफाइड ये होना चाहिए। तो फंडामेंटली आइडेंटिफाइड इसको करोगे, और करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, बी पार्ट आपका एरर है, बी पार्ट में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फंडामेंटली आइडेंटिफाइड होना चाहिए, इट इज फंडामेंटली आइडेंटिफाइड। बात समझ में आई। 10th क्वेश्चन तक आपके आंसर्स करेक्ट आ गए। चलो 11th पे आ जाओगे। 11th से आंसर्स आपको करेक्टली देने। when we are able to stop, pause and think more about our actions, words and thoughts, we begin to see the cause and effect more clearly। चलो 11th का आंसर बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर आना चाहिए भाई। बहुत ही एक बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। इसमें ये वर्ड यूज होता है, एक ये वर्ड यूज होता है, एक ये वर्ड यूज होता है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कौन सा वर्ड नाउन है और कौन सा वर्ड आपकी वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा ध्यान रखोगे कि ये जो अफेक्ट है ये आपकी वर्ब है, ये जो वर्ब है ये आपका नाउन, अफेक्ट जो है ये आपका नाउन है। अब कॉज एंड अफेक्ट हम लोग बोलते हैं, तो कॉज एंड अफेक्ट बोलते हैं। तो कॉज एंड अफेक्ट में जो अफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो आपका नाउन होता है। कॉज भी नाउन है, अफेक्ट भी नाउन होता है। तो यहाँ पर ये वाला अफेक्ट होना चाहिए, कॉज एंड अफेक्ट। ठीक है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन में एरर पूछी जाती है अफेक्ट और अफेक्ट को यूज करके। कई जगहों पे अलग अलग, कई जगहों पे इससे वर्ब बना लेते हैं, कई जगहों पे इसका वर्ब बनाते हैं। इस तरह से एरर पूछी जाती है, कई बार नो एरर क्वेश्चन भी पूछे गए। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये अफेक्ट आपकी वर्ब है। तो यहाँ पर आपको सी द कॉज एंड अफेक्ट मोर क्लियरली, यहाँ पर नाउन की तरह इसका यूज होना था, तो अफेक्ट यहाँ पर आएगा, एरर इसमें सी पार्ट में आ जाएगी। 12th क्वेश्चन पे आ जाओगे। वी मे ओनली बी हेयर इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, बट द वे वी लिव आवर लाइव्स विल स्टे विद द यूनिवर्स फॉरएवर। ठीक है, देखो 12th क्वेश्चन क्या है, नो एरर है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर बच्चों को लगता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, यहाँ पर कुछ एरर होनी चाहिए, बट ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये फ्रेज है, ऐसे ही यूज होता है, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, एक पलक झपकते ही। ठीक है, चलो 13th पे आ जाओगे। आई हैव लर्न दैट what really counts in life in the end is not how many toys we have collected or how much money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that add value to this world। 13th क्वेश्चन पे आना है। 12th में नो एरर है, बिल्कुल करेक्ट है। 12th के बी पार्ट में एरर नहीं है,
अगर आपको 12th में कहीं पे एरर लग रही है तो आप उसको बोल सकते हो। बाकी 13 क्वेश्चन का आप सभी को आंसर करना है। 13 क्वेश्चन में आपको ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया था। इसमें बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया कि दैट और व्हाट ये एक साथ आता है, इसमें एरर है। बट 13th में दैट और व्हाट ये करेक्ट है, इसमें एरर नहीं है, ठीक है, इसमें एरर नहीं है। एरर कहां पर है, यहां पर यूज हुआ एंड यूज्ड फॉर ए पर्पस दैट ऐड वैल्यू। अब देखो दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले क्या आया है, पर्पस, सिंगुलर है, तो इसके आगे जो वर्ब आनी चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, तो एड्स होना था यहाँ पर, ठीक है। तो यूज्ड फॉर ए पर्पस दैट एड्स वैल्यू या फिर दैट एड्स वैल्यू, ठीक है, तो यहां पर एंड यूज्ड फॉर पर्पस दैट एड्स वैल्यू टू दिस वर्ड, ठीक है, तो यहां पर करेक्शन करना था, इस जगह पर एरर मानी गई, ठीक है। अब लेकिन पूछा ये जाएगा कि दैट और व्हाट एक साथ यूज हो सकते हैं क्या, तो देखो यहां पर व्हाट का सेंस जो है वो क्या है, वो कंजंक्शन की तरह वर्क नहीं कर रहा है। यहां पर वो बता रहा है व्हाट रियली काउंट, जो असल में काउंट होता है दैट, तो इस जगह पर दैट और व्हाट एक साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दैट और व्हाट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इस जगह पर दैट के साथ आपको एड्स लगाना था। ये जो एड है ये क्या है, आपका प्लूरल आपने वर्ब यूज करी, जबकि उसके पहले जो जिस नाउन के लिए यूज होनी है वो कैसा है, सिंगुलर है, तो यहां पर एड्स होगा, ठीक है। टैलेंट काउंटेड, ऑफ और टैलेंट्स वी हैव लिबरेटेड, टैलेंट्स की बात हो रही है, काउंट, टैलेंट अनकाउंटेड नाउन है, अनकाउंटेबल टैलेंट है, उसको कैसे काउंट कर सकते हैं हम लोग, टैलेंट अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर मैन टू चेंज रेडिकली, मैन को रेडिकली चेंज होने के लिए फंडामेंटली देयर मस्ट बी अ म्यूटेशन इन अ वेरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड। अब देखो 14 क्वेश्चन आपका आंसर आना चाहिए, 14 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, फॉर मैन टू चेंज रेडिकली। देखो टैलेंट्स की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको, टैलेंट्स मतलब क्या है, हम सभी के जो टैलेंट हैं उसके फॉर्म में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। 14 क्वेश्चन में देखो क्या होगा, फॉर मैन टू चेंज रेडिकली फंडामेंटली देयर मस्ट बी म्यूटेशन इन अ वेरी ब्रेन सेल, तो यहां पर 14th में आ नहीं आएगा, वेरी ब्रेन सेल्स यूज हुआ है, ठीक है, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप ए नहीं यूज करोगे, तो यहां पर क्या करोगे, इन द वेरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड, ठीक है, तो यहां पर ऑफ हिज माइंड की बात हो रही है, नाउन ऑफ नाउन भी आपको मिल रहा है, तो यहां पर आ की जगह पर आप क्या यूज करोगे, द यूज करोगे, प्लूरल है तो यहां पर ए का तो कोई सेंस नहीं है, तो यहां पर आप करेक्शन क्या करोगे, इन द वेरी ब्रेन सेल्स ऑफ हिज माइंड। बात समझ में आ रही है, तो इस वजह से यहां पर द का यूज आपको करना पड़ेगा। 15 पे आ जाओ, 15 का आंसर चाहिए, कैरेक्टर बिल्ड शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग and learning as it equips one to find long term solutions to life's challenges। तो 15 का आंसर क्या होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्ड, जो कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है वो होना चाहिए, फ्यूचर में जाओगे तो ऐसे नहीं होगा, तो कैरेक्टर बिल्ड नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ स्कूलिंग एंड लर्निंग एज इट इक्विप्स वन टू फाइंड लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू लाइफ्स चैलेंजेस, ठीक है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए, कैरेक्टर बिल्ड नहीं, ठीक है। और वैसे भी बिल्ड जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, आप अगर उसको उस सेंस में भी ले रहे हो कि एडजेक्टिव के फॉर्म में आना चाहिए तो भी बिल्ड होना चाहिए, ठीक है। ओके 16 पे आ जाओगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस टू डेवलपिंग गुड मॉरल कैरेक्टर। 16 का आंसर क्या होना चाहिए, 16 में करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए भाई, चलो 16 पे आ जाओ फटाफट, 16 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सभी क्या है, और ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ डेवलपिंग गुड मॉरल कैरेक्टर, ऑफ आर ऑल इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस टू डेवलप गुड मॉरल कैरेक्टर्स, या फिर फॉर होना चाहिए यहाँ पे अगर आप इसको फॉर करके देखोगे, प्रोसेसेस फॉर डेवलपिंग गुड मॉरल कैरेक्टर, तो ये ज्यादा सेंसफुल है, तो आप इसको क्या कहोगे, टू डेवलपिंग नहीं होगा यहाँ तो, या तो इसको अपन टू डेवलप गुड मॉरल कैरेक्टर करें या फिर फॉर डेवलपिंग गुड मॉरल कैरेक्टर्स, इस तरह से करें, तो इसमें एरर आपकी कौन से पार्ट में, 16 के सी पार्ट में आपकी एरर है, ठीक है। 17 पे आ जाओ, ए पर्सन ऑपरेटिंग एट द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग कंसिडर्स any decision or ethical dilemma from the point of view of avoiding
पर्सनल हार्म, लूजिंग और सीक पर्सनल गेन। देखो यहाँ पर आप एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपको एन या और ये मिलते हैं तो इनके दोनों साइड आप जो वर्ब होती है, नाउन होती है, उनका सेंस कैसा रहता है, सेम रहता है, ठीक है। तो 17th में आप एक बार ट्राई करो फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए। यहां पर आपका आया लूजिंग और यहां पर आया सीक, तो और लगा है, और के दोनों साइड एंड और के साथ दोनों तरफ आपको क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। तो यहां अगर लूजिंग है तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीकिंग, लूजिंग और सीकिंग पर्सनल गेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीकिंग, यानी कि सी पार्ट में आंसर होगा। 18th पे आ जाओ, रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन हैज कॉन्कर्ड मैनी डिसीजेज एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड। चलो फटाफट 18th का आंसर क्या होना चाहिए भी, फटाफट आंसर आना चाहिए। 18th का आंसर क्या हो जाएगा, रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन हैज होगा क्या, रैपिड डेवलपमेंट्स इन मॉडर्न मेडिसिन क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, चलो 18th का आंसर ओके, करेक्ट आंसर आ गया है हैव, करेक्ट आंसर आया, बिल्कुल करेक्ट है, हैव होना चाहिए। रैपिड डेवलपमेंट्स हैं मॉडर्न मेडिसिन में, तो यहाँ पर हैज नहीं है, डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, तो हैव हो जाएगा, हैज की जगह पर हैव, ए पार्ट में आंसर आ जाएगा। 19th में क्या होगा, ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट्स बाय एम्ब्रेसिंग रियलिटी इन इट्स मिरियड, मिरियड मतलब क्या होता है, बहुत सारा, बहुत फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स, ठीक है। इन इट्स मिरियड शेप्स, बहुत ज्यादा के सेंस में आता है, मिरियड शेप्स एंड फॉर्म्स, इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू फील नेगेटिव इमोशंस व्हेन यू हैव टू एंड स्टिल मेंटेन होप एनफ टू कीप ऑन गोइंग। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो भी क्वेश्चन होता है वो जब एग्जाम में आपको मिलता है ना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इतना ज्यादा छुपा करके दिया जाता है आपको कि आप उसके अकॉर्डिंग वर्ब ढूंढ नहीं पाते हो। बड़ा सब, जितना बड़ा सेंटेंस होगा उतना आप इजीली उसको गेस कर सकते हो कि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होने वाला है, ठीक है। कैसे आप इसमें गेस कर सकते हो, देखो ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग, यहां पर वर्ब आई आपकी स्टार्ट्स बाय एम्ब्रेसिंग रियलिटी इन इट्स मिरियड शेप्स and forms, it involves the ability to feel negative emotions when you have to and still। अब यहाँ पर ये जो मेंटेन आया ये किसके लिए आया, ये जो मेंटेन आया है ये किसके लिए आया है, तो आप बोलोगे यहाँ पर सर एस लगना चाहिए, क्योंकि ये बात तो अभी भी उसी की ही हो रही है, उसी के बारे में ही तो बता रहा है सब कुछ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रू पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन्स होप एनफ टू कीप ऑन गोइंग। तो ये इतना सब कुछ जो कुछ भी लिखा हुआ था इसके पहले और इसके बाद से, वो सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ बहलाने फुसलाने के लिए था। यहाँ पर एरर आपकी क्या है, जितना बड़ा सेंटेंस आप समझ सकते हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है और सब्जेक्ट के बाद की चीजों को छुपाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ इजीली आप इसको गेस कर सकते थे, ये आंसर क्या होने वाला, मेंटेन को आपको ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, अ बिजनेस वेंचर और one's own personal life has greater chances of experiencing success and fulfillment if the outlook is more temperate to indifferent or radical। if the outlook is more temperate का मतलब क्या हुआ, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया। more temperate मतलब क्या, more temperate मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। और अगर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है, अगर यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है तो क्या आता है, कंपैरेटिव डिग्री साथ देन आता है। इफ द आउटलुक इज मोर टेम्परेट, टू इंडिफरेंट नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, देन इंडिफरेंट, ठीक है। तो टू की जगह पर आपको कंपैरेटिव डिग्री है उसके अकॉर्डिंग क्या लगाना पड़ेगा, देन को लगाना पड़ेगा, सी पार्ट को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके यहाँ पे ये बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गया यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा, मोर टेम्परेट की वजह से देन लगेगा। ओके चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 से आपको आंसर करने हैं क्या, ये आपके अभी तक जो हम लोगों ने किए वो एरर थे, अभी हम लोग फिलर पे आ जाएंगे। फिलर का आंसर क्या होना चाहिए, विवेकानंद द यंग टू राइज एंड अवेक टू रिजेक्ट ऑल डॉक्ट्राइन्स एंड डॉगमास दैट वर बेस्ड ऑन सुपरस्टिशन एंड प्रेजुडिस
फ्लैटर्ड, लॉर्डेड, एक्सॉर्टेड, कमेंडेड। क्या होना चाहिए आंसर? देखो भाई, फ्लैटर मतलब क्या होता है? फ्लैटरर, चापलूस होता है, चापलूसी करना। और विवेकानंद के बारे में बात हो रही है तो ये आंसर नहीं हो सकता। लॉर्ड मतलब तारीफ करना, तो तारीफ नहीं कर रहे थे वो, यंग को क्या बोल रहे थे? कुछ कहना चाह रहे थे। कमेंड मतलब भी होता है तारीफ करना। तो एग्जॉर्टेड मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को प्रेरणा देना या प्रेरित करना, ठीक है। तो जब आप किसी को प्रेरित करते हो तो क्या वर्ड यूज करते हो? एग्जॉर्टेड, ठीक है। तो एग्जॉर्टेड वर्ड यूज होगा। विवेकानंद एग्जॉर्टेड द यंग टू अराइज एंड अवेक, to reject all doctrines and dogmas that were based on superstition and prejudice। बात समझ में आ गई सभी को? चलो, अगर ये बात सभी को समझ में आई तो फटाफट आगे आ जाओगे। 21st क्वेश्चन का आंसर आ गया, 22nd का आंसर आप सभी को करना है। 22nd का आंसर क्या आएगा? 22nd का आंसर क्या होना चाहिए? When negative attitudes toward religion in the West or elsewhere are motivated by a for justice, they must be respected। कब आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कब आप उनकी रिस्पेक्ट करोगे? जब वो किसी रीजन की वजह से हो रहा होगा या फिर बिना किसी रीजन के। देखो यहाँ पर एसोसिएशन मतलब संगठन की बात नहीं हो रही है। आप बोल रहे हो निगेटिव एटीट्यूड अगर रिलीजन के खिलाफ आ जाता है, तो रिलीजन के खिलाफ निगेटिव एटीट्यूड कब आएगा? अगर रिलीजन में कुछ गलतियां हों और उसको कुछ लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर कुछ उसमें कंसर्न होगा, कुछ उसमें दिक्कत होगी, तभी ये बात हो रही होगी। तो आप बोलोगे कि विद, देखो इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आपका कुछ इंटरेस्ट हो, डिसइंटरेस्ट नहीं, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तब तो आप उस रिलीजन के अगेंस्ट कोई बात करोगे ही नहीं। तो रिलीजन के लिए डिसइंटरेस्ट इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, कंसर्न की बात आएगी। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ये चीज भी नहीं आ रही है, कंसर्न होगा तभी आप रखोगे क्या? निगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड रिलीजन, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? कंसर्न आपका आंसर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे। 23, द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज लिविंग इन द स्कूल ऑफ लाइफ वेयर लर्निंग इज एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो क्या आंसर होना चाहिए? द आर्ट ऑफ ग्रोइंग अप इज लिविंग इन द स्कूल ऑफ लाइफ वेयर लर्निंग इज। अब देखो यहां पर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं जो आपको PQRS में और जहां पर भी आप इस चीज का यूज कर सकोगे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो एंड कंजंक्शन है, एंड कंजंक्शन का मतलब होता है कि दोनों तरफ जैसी चीजें हैं सेम। वर्ब है तो वर्ब सेम, नाउन है तो दोनों तरफ नाउन होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव यूज हुआ है तो दोनों तरफ एडजेक्टिव, एडवर्ब तो एडवर्ब। और PQRS में आप इसको कैसे यूज करोगे? पैराजम्बलिंग में कैसे यूज करोगे? अगर राइट साइड में इसके पॉजिटिव बात कही गई है तो इसके लेफ्ट साइड में भी पॉजिटिव बात कही जाएगी, सेम चीज ही आनी चाहिए। जैसे यहां बोला गया टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, तो यहां पर अभी बात किसकी हो रही थी? वेयर लर्निंग इज। तो लर्निंग इज क्या? नेग्लेक्टेड होगा। यहां आपने कहा पॉजिटिव बात, यहां पर निगेटिव बात नहीं करोगे। फोकस्ड हो सकता है, इग्नोर्ड नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर इग्नोर नहीं करोगे आप। सुपरफिशियल मतलब सतही नॉलेज तो आप नहीं लोगे, अच्छे से नॉलेज लोगे। तो क्या बोलोगे? इज फोकस्ड, ठीक है। वेयर लर्निंग इज फोकस्ड एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। बात सभी को समझ में आई? 24th पे आ जाओ, फटाफट आंसर करना है 24th का। वॉल्ट डिज्नी फेल्ड मैनी टाइम्स बट लर्न द राइट लेसन्स एंड हेंस फेल्योर वाज नॉट। वॉल्ट डिज्नी बहुत बार फेल हुए लेकिन उन्होंने सही से लेसन्स लिए, सही लेसन्स को समझा और इस वजह से हेंस फेल्योर वाज नॉट, इस वजह से उनके लिए जो असफलता है वो क्या नहीं हुई? फ्रस्ट्रेटिंग, उनके लिए परेशान करने वाली नहीं हुई। सेलिब्रेशन जैसा कुछ असफलता के साथ सेलिब्रेशन नहीं आता है, आर्ग्यूमेंट भी नहीं करेगी असफलता आपके साथ, और कनेक्टर नहीं होगी, ठीक है। वॉज नॉट कनेक्टर फॉर हिम ऐसे नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलोगे? फ्रस्ट्रेट नहीं हुए वो अपनी असफलता से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24th का ए पार्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आ जाओगे, एक लास्ट और है, उसको भी आपको फटाफट सॉल्व करना है। देयर इज नाउ अ रीजनेबली बॉडी ऑफ एविडेंस। तो यहां पर आपको बताना है क्या होना चाहिए। ये एज अ फ्रेज यूज होता है ये सेंटेंस, रीजनेबली। अब इसके आगे आप क्या लगा सकते हो? सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एविडेंस लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल, रीजनेबली स्मॉल बॉडी ऑफ एविडेंस, स्मॉल बॉडी ऑफ एविडेंस नहीं हो सकता। इनसिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ एविडेंस, ये भी नहीं होगा। और लास्ट इथरियल, इथरियल मतलब जो रियल में है ही नहीं ऐसे कुछ, तो इथरियल नहीं होगा। ये इथरियल मतलब क्या होता है? जो एयर में, ठीक है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो 25th में क्या होना चाहिए? सब्सटेंशियल। There is now a reasonably substantial body of evidence। इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करके पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, ये क्या है आपका? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आना है माई सिस्टर हैज ऑर्डर्ड फॉर अ न्यू मोबाइल फोन। तो क्या करेक्शन होना चाहिए? माई सिस्टर, मेरी बहन ने क्या किया है? एक नया मोबाइल फोन ऑर्डर किया है। हैज ऑर्डर्ड, तो यहां पर करेक्शन आप इसको क्या कर सकते हो भाई? 92 का आंसर क्या आना चाहिए? 92 का
देखो माई सिस्टर है, ऑर्डर जो है ये आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके आगे आपको प्रीपोजिशन यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो एज ऑर्डर्ड अ न्यू मोबाइल फोन। तो ऑर्डर्ड बोल सकते थे, ऑर्डर्ड लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं है। आपके ऑप्शन में ऑर्डर है, प्रेजेंट में है, तो करती है तो नहीं होगा क्योंकि एक ही बार करेगी, डेली डेली तो नहीं करेगी। तो हैज ऑर्डर्ड है लेकिन उसके आगे टू लगा है, तो ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 92 का ए पार्ट। बात समझ में आई? नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फॉर लगा हुआ है, ये फॉर हमें नीड नहीं है इसकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओगे 93। ऑन ए हॉलीडे प्रिया प्रेफर्स रीडिंग देन। मैंने आपको बताया है प्रेफर्स के साथ क्या आता है, प्रेफर्स के साथ आता है टू। कब आपका रादर देन आता था, जब हम लोग इन्फिनिटिव्स में कंपेयर करते हैं, प्रेफर टू रीड रादर देन टू गो, ठीक है। तो रादर देन तब आता है। अब चलो चेक कर लेते हैं, प्रेफर्स रीडिंग रादर गोइंग रॉन्ग हो जाएगा, प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग करेक्ट है, प्रेफर्ड रीडिंग टू गो, रीडिंग और गो ऐसे कंपैरिजन नहीं होता है, तो क्या आ जाएगा आपका बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा, प्रेफर्स रीडिंग टू गोइंग फॉर शॉपिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी पार्ट। 94 पे आ जाओगे। 94 इन एन इंडस्ट्री वेयर प्रोग्रामर्स सर्च इन वेन। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 94। देखो यहाँ पर इन वर्ड्स में बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज किया जाता है। इस वेन का मतलब क्या होता है, इस वेन का मतलब होता है व्यर्थ में या फिर जो जगह जहां पर कोई एक्सपेक्ट ना कर रहा हो ऐसी जगह पे, ठीक है। तो इन वेन फॉर फ्रेश आइडियाज, यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक इंडस्ट्री में जहां प्रोग्रामर्स सर्च करते हैं, कहां पर, ऐसी जगह पर जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हो फ्रेश आइडियाज के लिए, ठीक है। अब इसकी जगह पर अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो वेन मतलब क्या है, नस, नस में, तो नस में आप नहीं सर्च करोगे, ठीक है। वेन मतलब क्या होता है, इस वेन का मतलब होता है आपका, एक इसमें ऑप्शन गायब भी हो गया है, एक ऑप्शन था बी पार्ट में था वेन, ठीक है। तो वैन में भी आप नहीं सर्च करोगे, गाड़ी में तो बैठ के जाओगे नहीं। और वेन का मतलब क्या होता है, ड्विंडल करना या फिर कोई चीज धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे कि आप वेन का यूज करते हो किसके लिए, जैसे मून वगैरह है, तो मून क्या होते हैं, वेन करते हैं, यानी कि उनकी जो भी आवा है, उनका जो कलर है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। तो वेन मतलब ड्विंडल करना, कम होते जाना, ठीक है। तो वेन नहीं आएगा, यहां पर आएगा नो इंप्रूवमेंट, यहां पर आपका आएगा नो इंप्रूवमेंट, ये पार्ट करेक्ट है। वेन फॉर फ्रेश आइडियाज मतलब वो जगह जहां पर कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, ऐसी जगह पर भी प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, फ्रेश आइडियाज की तलाश करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आई होप आ गई होगी। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट, बिना टाइम गंवाएं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। आपको पर डे फटाफट खूब सारे क्वेश्चंस करने हैं, एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आप डेली करो इंग्लिश पे, ठीक है। और यहाँ पर जो भी चीजें आप सीखो उनको नोट्स के साथ बनाते हुए जाओ, और लास्ट 2 डेज में आपको नोट्स को रिवाइज करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। देखो लास्ट डे की कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको समझना है। लास्ट डे पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सब कुछ पढ़ने लगते हैं, और आप एक चीज ये समझो कि अगर आप लास्ट डे पे कुछ भी पढ़ रहे हो तो आपने पहले जितना सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, वो सब कुछ आप भूल जाओगे, और सिर्फ लास्ट डे पे जो पढ़ोगे ना वो चीजें याद रहेंगी। या तो आप लास्ट डे पे पूरा रिवीजन कर लो, वो एक अच्छी चीज है, या फिर आप क्या करो कि लास्ट 2 या 3 दिनों को आप रिवीजन करो, और एकदम जो लास्ट दिन बचता है या नाइट है जो जिसके बाद आपका एग्जाम है, उस दिन आप रेस्ट करो, अपनी जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको सेटल डाउन होने दो, ठीक है, उसको सेडिमेंट होने दो, उसको प्रॉपर एक जगह पर फिक्स होने दो, ताकि आपको जब एग्जाम में आपको यूज करना पड़े तो आप उन चीजों का यूज कर सको। ये नहीं कि आप लास्ट डे भी पूरी तरह से मेहनत कर रहे हो और पढ़ रहे हो तो वही चीजें आपकी रह जाएंगी, बाकी चीजें आप भूल सकते हो। तो कोशिश यही करनी कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहो, ताकि लास्ट 2-3 डेज में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। बात समझ में आ रही सभी लोगों को? 95th का आंसर करना है, क्या हो जाएगा, ओनली नहीं होगा, इज द ओनली हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 96 में आंसर क्या आएगा, माई कजिन्स इंसिस्टेड दैट आई शुड वॉच द डॉक्यूमेंट्री फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, क्या होगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड नहीं होता है, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, ठीक है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड हो जाएगा। 97 में क्या हो जाएगा, आई वोंट अबेस माई सेल्फ इनटू abase by into an argument with him, I wouldn't abase myself by, यहां पर गेट होना चाहिए, गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हिम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई वुंट अबेस माई सेल्फ बाई, गेट यहां पर था, गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हिम, तो क्या हो जाएगा, बाई गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट, यहां पर इनटू जो है वो बाहर रहेगा, इनटू यहां पर यूज होगा, तो इनटू बाहर है, क्या हो जाएगा, बाई गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट विद हिम। अबेस मतलब क्या होता है, अबेस करना, किसी को
अब्यूज करना, अबेस करना, मतलब कि इज्जत कम करने के सेंस में आता है, ठीक है। आई वोंट अबेस माई सेल्फ, मैं अपने आप की अपनी जो इज्जत है उसको नहीं गिराऊंगी। क्यों? क्या करके? आर्गुमेंट करके उसके साथ। मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसा आदमी जिसके साथ अगर आप आर्गुमेंट करोगे तो आपकी ही इज्जत गिरनी है, आपके ऊपर ही कीचड़ उछलेगा, ठीक है। कनिका एक्सेप्टेड द इन्विटेशन ऑन एलेक्रिटी। देखो एलेक्रिटी मतलब क्या होता है? खुशी के साथ, बहुत ज्यादा खुशी के साथ। तो खुशी के साथ है तो इनविटेशन को कैसे एक्सेप्ट करेगी? विद, ठीक है। एक्सेप्ट इनविटेशन विद, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? खुशी के साथ। कनिका एक्सेप्टेड द इनविटेशन विद एलेक्रिटी, ठीक है। तो 98 का आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट। 99 पे आ जाओगे, ए कैप्शियस एटीट्यूड। कैप्शियस मतलब क्या है? जो बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछना और मतलब भरोसा नहीं करने वाला टाइप से। कैप्शियस एटीट्यूड कॉजेज ऑफन डिफिकल्टीज इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये कॉजेज ऑफन डिफिकल्टीज होगा या ऑफन कॉजेज डिफिकल्टीज होगा? क्या करेक्शन होना चाहिए भाई? 98 का ही पार्ट आ जाएगा। 99 का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑफन कॉजेज डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ऑफन कॉजेज होगा, मेन वर्ब से पहले आपका ऑफन आएगा। ये सारे टाइम वाले एडवर्ब्स हैं और टाइम वाले एडवर्ब्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब से पहले आते हैं। कल के क्वेश्चन में एक एरर आई थी एक जगह पर, जहां पर मैंने बोला था कि हैज बीन और इसके बाद आपको लेना चाहिए टाइम के एडवर्ब्स, जैसे वहां पे था ऑलरेडी और इसके आगे कुछ आपकी वर्ब आई थी, ठीक है। तो ऑप्शन में ये चीज प्रेजेंट नहीं थी। ऑप्शन में क्या प्रेजेंट था? हैज ऑलरेडी, यहां पर था। तो हैज ऑलरेडी बीन सक्सेसफुल या कुछ इस तरह से मैं बोल सकता हूं, कोई एक वर्ब लगा लूं तो हैज ऑलरेडी बीन, ये भी करेक्ट है, और हैज बीन ऑलरेडी, ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। ये दोनों ही चीजें करेक्ट हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि ये इसका रूल क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब से पहले यहां पर भी है, वर्ब से जस्ट पहले भी है, और बीन के भी पहले लगे तो भी ये मेन वर्ब से पहले ही है, और हैज भी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में भी करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों जगह पर यूज हो सकता है, इसमें आपको एरर नहीं समझनी, ठीक है। ये दोनों जगह आ सकता है। जितने भी टाइम वाले एडवर्ब हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? मेन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आंसर करना है। क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर है 100 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ओके, क्वेश्चन है शी ब्रोक डाउन एट हिज वर्ड्स अटर्ड विद ब्लैटेंट डिसरिगार्ड फॉर ए पर्सनल्स फीलिंग। पर्सनल्स नहीं होगा, क्या होगा? पर्सन्स फीलिंग होगा। 100 का आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट आपका आंसर होना चाहिए। हिज डिसीजंस विल बी फेयर टू एवरीवन एज ही इज द मोस्ट डिसइंटरेस्टेड पार्टी इन दिस कंट्रोवर्सी। क्योंकि वो इस पार्टी में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए उसका जो डिसीजन होगा वो सभी के लिए कैसा होगा? करेक्ट होगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या होना चाहिए भाई? करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर है 101 का आंसर क्या होगा? 100 का ए पार्ट नहीं, पर्सनल्स नहीं। पर्सनल मतलब तो आपने बोल दिया कि वो लोग जो क्या होते हैं आर्मी में है उनकी बात हो गई, आर्मी के नहीं, वो एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा है, तो पर्सन्स फीलिंग होगा ना कि पर्सनल्स फीलिंग, ठीक है। तो 100 का बी पार्ट करेक्ट आंसर होगा। 101 में क्या होगा? हिज डिसीजंस विल बी फेयर, क्या होना चाहिए? हिज डिसीजंस विल बी फेयर, उसका जो डिसीजन होगा वो फेयर होगा। नो एरर होनी चाहिए ना, बिल्कुल करेक्ट है। देखो नो एरर वाले सेंटेंसेस को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज आपको थोड़ा सा गेस भी करना होगा। नो एरर है, विल बी फेयर, वो फेयर होंगे, बिल्कुल फ्यूचर बात हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो 102 पे आ जाओ। सी डिथर्ड एवरी टाइम सी मेक अ डिसीजन। तो डिथर्ड है, पास्ट में है, तो पास्ट में देखो कि वर्ब कौन सी पास्ट में? मेक्स नहीं हो सकता, हैड टू हो सकता है, विल मेक भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचा जो करेक्ट है, क्योंकि पास्ट में था तो आपको आगे पास्ट में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। सी एमनेटेड एबुलियंस एज सी। अब देखो यहां पर भी पास्ट में है तो आपको पास्ट में जाना होगा। एज सी लर्निंग नहीं हो सकता, हैड लर्न या फिर लर्नड। तो देखो यहां पर है पास्ट में और एज सी है तो लर्न ये आपका हो सकता है और ये आपका आंसर करेक्ट भी होना चाहिए। एज सी लर्नड अबाउट हर फर्स्ट रैंक इन द एग्जाम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 103 में आंसर क्या आना चाहिए भी? 103 में आंसर आएगा LEARNT, ठीक है। देखो इसका ये जो लर्न होता है ना, इसकी सेकंड वर्ब जो होती है वो ईडी भी हो सकती है और ये टी भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों का यूज भी होता है, ठीक है। लर्नेड या लर्न दोनों तरीके से करेक्ट है, तो ये आंसर हो जाएगा। 104 में आ जाओ। द स्टूडेंट चोज टू रिप्रेजेंट द स्कूल वॉज द एपिटोम ऑफ डेडिकेशन एंड एक्सीलेंस। तो जो स्टूडेंट ने क्या किया था? स्टूडेंट ने चूज नहीं किया था, स्टूडेंट चूज किया गया होगा कॉलेज के थ्रू, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? चूजन।
student chosen to represent the school was the epitome of डेडिकेशन एंड एक्सेलेंस। एपिटोम मतलब क्या? परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो एपिटोम होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, जैसे कि गांधी जी किसके थे? अहिंसा के, ठीक है, नॉन वायलेंस के परफेक्ट एग्जाम्पल थे। 105 में आ जाओ, 105 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ इन मोर थ्राइविंग टाउन्स। मोर का यूज करोगे या फिर क्या करोगे? मच मोर थ्राइविंग टाउन्स, मच थ्राइविंग टाउन्स या मोस्ट थ्राइविंग टाउन। देखो मोस्ट का एक मतलब क्या होता है? बहुत सारे, बहुत सारे में। तो यहां पर बोलोगे लाइफ इन मोस्ट थ्राइविंग टाउन्स इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द लोकल ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो लाइफ इन मोस्ट थ्राइविंग टाउन्स, बहुत सारे जो टाउन्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। सी पार्ट आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? केशव वॉज एंडोड। अब एंडोड क्या होता है? प्रदान किया जाना। तो एंडोड होता है प्रदान किया जाना। तो इसके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है एंडोड विथ, ठीक है। देखो बेस्टो होती है, बेस्टो के साथ आता है अपॉन। ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। बेस्टो या एंडो, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी चीज प्रदान करी जाना, उपाधि जो आपको दी जाती है। तो एंडोड विथ या बेस्टो अपॉन, ठीक है। तो एंडो के साथ क्या आ जाएगा? आपका विद आ जाएगा। 107 पे आ जाओ। द अनप्लीजेंट फीलिंग passes and she glanced guardedly up at him। तो क्या हो जाएगा? फीलिंग है द अनप्लीजेंट फीलिंग, और आगे आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है? पास्ट में। एंड शी glanced guardedly up at him। तो क्या होना चाहिए? 107 क्या आंसर आना चाहिए? इसके साथ आपको पास्ट की वर्ब लेनी चाहिए, द अनप्लीजेंट फीलिंग, और यहां पर क्या हो जाएगा? पास्ट, अनप्लीजेंट फीलिंग पास्ड एंड शी ग्लांस्ड गार्डेडली अप एट हिम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 108 अफर्मेशंस एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब्स। अब यहां पर देखो क्या है? स्टेटमेंट्स हैं, प्लूरल है, तो आप दैट क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? जस्ट जो इसके पहले नाउन होता है। तो यहां पर स्टेटमेंट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे? अगर यहां पर बात स्टेटमेंट्स की करी जा रही है तो उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब्स नहीं, क्या आएगा? डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब्स नहीं आएगा, डिस्क्राइब होना चाहिए, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्राइबिंग नहीं, डिस्क्राइब। बात समझ में आ गई। 109 पे आ जाओ। थ्रू दो द प्रैक्टिस ऑफ रिपीटेड अफर्मेशंस वी कैन मेक ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चूजन पाथ एंड। अब यहां पर देखो फिर से आ गया एंड, और एंड जब भी आता है तो आपको एक चीज ध्यान रखते हो, क्या? इसके पहले जो बात हो इसके बाद में भी वही बात हो। तो इसके पहले क्या बात हो रही है? ग्रेट प्रोग्रेस ऑन आवर चूजन पाथ एंड इंक्रीज। यहां पर क्या हो रहा है? वी कैन मेक, कैन भी यूज हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी चाहिए, तब तो आप क्लियर हो जाओगे कि क्या आ जाएगा? इंक्रीज, ठीक है। We can make great progress on our chosen path and increase our magnetism to succeed in anything। चलो बात समझ में आ गई सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। 110 का करेक्ट आंसर क्या होगा? Everybody is aware that peaceful life respects non-violence and non-interference, yet it is difficult to maintaining, या फिर क्या होगा? To maintain, yet it is difficult to maintaining की जगह पे क्या हो जाएगा? इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। मेंटेनिंग नहीं होगा, इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पार्ट। 110 का ए पार्ट आ जाएगा। 111 पे आ जाओ। ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ ग्रीन वेजिटेशन विल नॉट जस्ट अट्रैक्ट आवर अटेंशन बट। अब देखो यहां पर किस सेंस में बात हो रही है? अभी आपका चल रहा है फ्यूचर, विल नॉट जस्ट बात हो रही है, तो यहां पर भी क्या करोगे? फ्यूचर में है और अभी आपका कंजंक्शन जुड़ा है, तो आपको फिर से सेंटेंस कंप्लीट करना पड़ेगा। बट विल के साथ आएगा, विल फिल अस विद if infinite satisfaction, but will fill us with infinite satisfaction। बात समझ में आ रही है। 112 पे आ जाओ। Diversity typically provides fresh perspective on issues, but it makes, diversity क्या करती है? प्रोवाइड करती है fresh perspective on issues, but it makes it more difficult to। अब यहाँ पर more difficult, ये to के बाद यूनिट है, more difficult to के आगे ब्रैकेट है, to unit the team and research reach एग्रीमेंट। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होना चाहिए भी? टू यूनिट नहीं होगा, टू यूनिटी, टू यूनिफाई होगा। ओके यहाँ पे पूरे में ही है, टू यूनिफाई अगर ऑप्शन है तो पूरे में है, टू यूनिफाई होगा, ठीक है। टू यूनिफाई द टीम एंड रीच एग्रीमेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये नाउन की तरह यूज हुआ है, वर्ब की तरह यूज करना है, तो यूनिफाई करोगे आप, ठीक है। टू यूनिफाई। 12th का आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट आंसर आ जाएगा। 13 पे आ जाओ। इट इज डेंजरस एंड हार्मफुल टू बी गाइडेड इन अवर लाइफ कोर्स बाय हेट्रेड्स एंड अवर्जन्स फॉर दे आर वेस्टफुल ऑफ एनर्जी एंड लिमिट एंड ट्विस्ट द माइंड एंड प्रिवेंट करते हो, रोकते हो। फ्रॉम आता है, इसके साथ आपकी प्रीपोजिशन आती है फ्रॉम, प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, ठीक है।
फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो फ्रॉम आ जाएगा, फ्रॉम कितनों में है, सिर्फ एक पार्ट में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 113 का आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, प्रिवेंट फ्रॉम। बात समझ में आ गई। चलो अगर यहां तक आपको बात क्लियर हो गई तो ये आपके मेंस के क्वेश्चंस थे, ये आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके आगे अब क्या आएगा, आपके वन वर्ड्स आएंगे। इसके लिए आपको मिलेगा 10 सेकंड का टाइम, फटाफट सभी के आपको आंसर्स निकालने हैं और इसको कमेंट करना है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग आंसर्स पे बात करेंगे, बाकी वर्ड्स को आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है। यूनिफाई का मीनिंग होता है यूनिफाई करना, एक साथ सभी लोगों को लाना। टू यूनिफाई पीपल मतलब लोगों को एक जगह पर लाना, संघ का काम करना, ठीक है। एक जगह यूनिफाई करना, एक जगह पर लोगों को लेकर के आना। टू बी बायस्ड अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट बायस्ड होना, तो मतलब क्या होता है 1 to 1 से आपको 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों के आंसर करने हैं, बल्कि 6 क्वेश्चंस हैं, सभी के आंसर्स आपको करने हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा 5 सेकंड का, फटाफट सभी लोगों को आंसर निकालने हैं और आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। टू बी बायस्ड अगेंस्ट, बायस्ड होने का आपको वर्ड पता है, बायस्ड होने की मीनिंग क्या होती है? टू बी बायस्ड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, पहले से बायस्ड होना। मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, कैसे हो भाई लोग, ऐसे अगर मैं हाथ पैर हिला करके बात करूंगा तो आंसर आपके आएंगे, ठीक है। तो वो चीज है। बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, जो बिटर और वायलेंट अटैक होता है वर्ड्स का, वो कैसा होता है और उसको क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और मसाज को आप क्या बोलते हो? थेरेपी होती है। कौन सी थेरेपी होती है वो आपको बताना है, ठीक है। अबंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, ये आपको बताना है। प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये आपको बताना है। चलो सभी के आंसर्स आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो मैं आपको आंसर देता हूं। टू बी बायस्ड अगेंस्ट, इसका आंसर होगा प्रीजुडिस, पहले से ही अगर आप बायस्ड हो, प्रीजुडिस्ड हो, ठीक है। पार्शियल मतलब थोड़ा भी होता है, इस वजह से पार्शियल आंसर नहीं हो, क्योंकि पार्शियल का मतलब थोड़ा भी होता है। मोशन ऑफ हेड, हैंड्स एंड मोड ऑफ एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग एटीट्यूड, ये होता है आपका जेस्चर। जेस्चर आपका क्या होता है? मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग, ठीक है। ओके 123 का क्या हो जाएगा? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, तो इसको बोलते हैं डायस्पोरा, ठीक है। सॉरी डायस्पोरा नहीं, इसको बोलते हैं डायट्राइब। डायट्राइब होता है, ये क्या होता है? बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स, ठीक है। डायस्पोरा नहीं होता है, डायट्राइब होता है। तो 123 का आंसर क्या आ जाएगा? 123 का आंसर आएगा 4th, ठीक है। ओके ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, ये क्या होता है आपका? फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ये होता है आपका एक्सरसाइज एंड मसाज का, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिजियोथेरेपी। अबेंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, ये होता है डिजर्शन। डिजर्शन होता है अबेंडनमेंट, त्याग करना। माइग्रेशन मतलब होता है वो माइग्रेट करता है, वापस भी आ सकता है, माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो वापस आती हैं। डिजर्शन मतलब होता है अबेंडनमेंट, पूरी तरह से त्याग करना, वापस वो नहीं आएगा, ठीक है। और 126 का क्या हो जाएगा? अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, ये होता है एवियरी, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर, सभी को समझ में आया? ये सारे क्वेश्चंस ये अच्छे क्वेश्चंस थे। 123 में आपको बोला गया है जो फाइट होती है तो वो होती है डायट्राइब। डायस्पोरा क्या होता है? डायस्पोरा जैसे कि लोग कभी कंट्री को छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ज्यूज वगैरह ने कंट्रीज को छोड़ा था अपनी इजराइल को, तो वो डायस्पोरा होता है। डायस्पोरा मतलब कि जब लोगों को छोड़ना पड़ता है कंट्री को, जब वो लोग मूवमेंट करते हैं और अपनी कंट्री से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डायस्पोरा होता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो सभी आंसर्स राइट आ गए, बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ और सभी आंसर्स फिर से आपके राइट आने चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी भी आएंगे और डिफिकल्ट भी आएंगे। मिक्स सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, हर बार थोड़ा सा सिर्फ डिफिकल्ट ले रहा था, इस बार मिक्स सेंटेंस है। 5/6 नाइस स्कोर है, बट 1 वर्ड्स में अगर आपको याद होने चाहिए। हालांकि इस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि आपको याद करो, बट अभी तक याद हो जाना चाहिए। अगर एक आध गलती है तो कोई बात नहीं, बाकी अगर आपको आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 5/6 भी ओके स्कोर है, गुड स्कोर है। A method which never fails, something which cannot be believed, body of a human being or embalmed for burial, of very bad morals characterized by debasement or degeneration, government by a ruler who has unlimited power, and person who is always hopeful and looks upon the brighter side of things, ठीक है। चलो सभी को फटाफट करेक्ट आंसर्स देने हैं, मैंने सभी क्वेश्चंस पढ़ दिए हैं, आपके करेक्ट आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं और उसके बाद आपके आंसर्स को मैं लेने वाला हूं। बिल्कुल करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं सभी बच्चों के। ओके चलो देखो आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मेथड जो कभी फेल नहीं होता है, इनफॉलिबल, ये ऐसा मेथड जो कभी फॉल नहीं होता, फेल नहीं होता है, ठीक है। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, तो आप बोलते हो इनक्रेडिबल।
इनक्रेडिबल चीज है, बिलीव ही नहीं हो रहा, अतुल्य है ना, ऐसी चीज जो कभी पहले नहीं देखी हो, इनक्रेडिबल। पहली बार जब आप किसी भी चीज को देखते हो तो आपको बिलीव नहीं होता है। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एम्बाल्म्ड फॉर ब्यूरियल, तो ये आप सभी को पता है, मम्मी को क्या करते हैं, यही चीज मम्मी ही होती है जो बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, एम्बाम करते हैं बोरियल के लिए, ठीक है। मॉग वगैरह या मॉर्चरी, ये दोनों ही प्लेसेस क्या होते हैं जहां पर बॉडी को रखा जाता है, डेड बॉडी को रखा जाता है, वो मॉग या मॉर्चरी होते हैं। मॉग आई थिंक हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, मॉर्चरी वो प्लेस होता है जिसमें पिरामिड के अंदर की वो प्लेस जहां पर ममीज को रखा जाता था, ठीक है। कॉर्प्स तो डेड बॉडी होता है। ऑफ वेरी बैड मॉरल्स, तो इसको क्या बोलते हैं आप, इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है भाई, 129। करेक्ट आंसर क्या होता है, अच्छा वर्ड है, आपको आना चाहिए, 129 का क्या हो जाएगा, डिप्रेव्ड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डिप्रेव्ड होना चाहिए, ठीक है। डिप्रेव्ड आंसर होता है, डायलेटरी नहीं होगा। डायलेपिटेटेड क्या होता है, ये बिल्डिंग या फर्नीचर के लिए यूज होता है, जो ऐसा स्ट्रक्चर जो कैसा थोड़ा सा खराब हो चुका है। जीर्णावस्था, जीर्णावस्था क्या बोलते हैं, यानी कि टूटी अवस्था, मतलब खराब हो चुका है, जैसे कोई बिल्डिंग है गिरने वाली है तो वो क्या बोलेगा, डायलेपिटेटेड बिल्डिंग है, ठीक है। ओके 131 का क्या जाएगा, गवर्नेंस बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, गवर्नेंस बाय अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोक्रेसी। देखो ये क्या होता है, डिस्पोटिज्म भी सेम चीज होती है। डिस्पोटिज्म में भी आपका एक ही पर्सन होता है जिसके पास सारी की सारी पावर्स होती हैं, लेकिन वो उसको डिस्पोटिज्म मतलब हिटलर वाला शासन, तो हिटलर वाला शासन आपका आंसर कब आता है, जब आप यहां पर लिखा होता है बैड सेंस में, ठीक है। अगर बैड या निगेटिव सेंस होता, एक रूलर है और उसके बाद अनलिमिटेड पावर है और वो गलत काम करता है, डिस्पोटिज्म मतलब हिटलर वाला शासन, तो ये कब होता, जब वो निगेटिव सेंस में हो। लेकिन अगर वो पॉजिटिव सेंस में है तो आंसर आएगा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का भी मतलब वही होता है कि एक ही रूलर है और उसमें सारी पावर्स निहित हैं, ठीक है। 132 का आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ऑप्टिमिस्ट, जो हमेशा ब्राइटर साइड की तरफ देखे, जैसे कि आप सब बच्चे वो क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट हो, आप लोग अच्छे बच्चे हो, ऑप्टिमिस्ट हो, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग बने रहते हो, लास्ट डे पर भी आप लोग बहुत ही पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहोगे और अच्छे से एग्जाम दे करके आओगे, ठीक है। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, प्लेस ऑफ ब्यूरियल जहां पर लोगों को दफनाया जाता है उसको क्या बोलते हो, टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में जो बहुत ज्यादा हाई ओपिनियन रखता है उसको क्या बोलेंगे, वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स, आपको कराया है। वन हु इज गिवन टू ऑफ द फ्लैश, 138 में गिवन टू द फ्लैश, इस पे आपको कुछ करेक्शन आई थिंक करना पड़ेगा। 138 वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स, यहां पर आएगा वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, ठीक है। यहां पर प्लेजर्स लिखा हुआ है, प्लेजर्स आपको ध्यान रखना, ठीक है, प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, ठीक है। ये हो जाएगा 138। 139 का ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, ये भी आपको पता है। ए पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये भी सभी आपको पता है। आई थिंक सभी ने आंसर्स कर दिए हैं, चलो तो फटाफट आंसर आ जाता है। प्लेस ऑफ ब्यूरियल क्या होती है, सिमेट्री, जिस जगह पर आप लोग गाड़ते हो लोगों को। टू हैव ए वेरी हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, ये होता है कंसेंटेड, अहंकारी, जिसमें अहंकार क्या हो गया है, घुस गया है, बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो गर्ल्स के हित की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वुमेन इन ऑल फील्ड्स। इस पे ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं है, ये सेम ऑप्शंस रिपीट हो गए हैं। यहां पर आएगा इक्वल अपॉर्चुनिटी जो देता है गर्ल्स को, इसका आंसर क्या होगा भी, 136 में फेमिनिस्ट ऑप्शन नहीं है, फेमिनिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है फेमिनिस्ट, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन एक मिसिंग है, फेमिनिस्ट होता है, ठीक है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है वुमेन्स को। नेक्स्ट क्या है, 138 में एक क्वेश्चन मिस हुआ है और उसी बीच में एक आंसर भी मिस हुआ है, ठीक है। वन हु इज गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन। एपिक्यूरियन कैसा आदमी होता है, वो आदमी जो एकदम मजे लेता है लाइफ के, फ्लैश के, मांस के, ठीक है, हर तरह से जो मजे ले लाइफ में, उसको क्या बोलते हैं, एपिक्यूरियन। ये रहने खाने का एक क्या है, तरीका है। 139 ए टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट, सभी को पता है, एक्वेरियम। अ पर्सन हु नेवर टेक्स अल्कोहलिक ड्रिंक, तो आंसर क्या हो जाएगा, टी टोटलर। ये पार्ट आपका आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, सभी को फटाफट आंसर करने हैं और इस बार आपके कितने आंसर सही हुए वो भी बताना है। 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस में आपको बताना है कौन कौन से क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए, कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। 141 बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज गॉड, सभी जगहों पे भगवान है, सभी भगवान है, इस तरह का आपको इसका आंसर बताना है। बिलीव दैट गॉड इज एवरीथिंग।
a picture of a person or a thing drawn in such a highly exaggerated manner as to cause laughter. ठीक है, the state of being miserable, bereft of all possessions, इसका आंसर करना है. that which cannot be called, जिसको बुलाया नहीं जा सकता, वापस से बुलाया नहीं जा सकता, मेमोरी नहीं कलेक्ट करी जा सकती. स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स क्या होती है ये भी आपको बताना है. चलो मैं आंसर्स दे रहा हूँ, सभी को बताना है कितने आंसर्स करेक्ट है. जय ये बात कि भगवान सभी जगहों पर हैं और सभी भगवान हैं, ये होता है पैंथिज्म. ठीक है, पैंथिज्म मतलब सभी जगह. पैन का मतलब क्या होता है, ऑल ओवर. ठीक है, पैन वर्ड मतलब पूरा संसार. नेक्स्ट क्या है, पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर. देखो कार्टून का मतलब होता है हंसाने के लिए जो पिक्चर बनाई जाती है, लेकिन उसको एग्जैगरेट नहीं करते हैं. ये इसका होता है कैरिकेचर. आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा, धोनी की ठुड्डी को लंबी सी कर देंगे या फिर किसी का फेस बड़ा सा कर देंगे. आपने इस तरह का फिगर्स देखे होंगे न्यूज़पेपर में. तो ये होता है कैरिकेचर. किसी का भी जो फिगर है, पिक्चर है, उसको क्या करना, एग्जैगरेटेड मैनर में दिखाना ताकि उसको देख के हंसी आए. द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल, बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, ये होता है डेस्टिट्यूट. जिसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है, घर, रहने, खाने पीना कुछ भी नहीं है, वो होता है डेस्टिट्यूट. 143 दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड, जिसको बुलाया नहीं जा सकता है, इररिवोकेबल. नेक्स्ट क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होती है एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी मतलब क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. बात समझ में आ गई, सभी का आंसर करेक्ट. कैरिकेचर होता है, बिल्कुल करेक्ट है. ये आपके 146 थे. 146 में आपके कितने आंसर्स करेक्ट हुए आपको बताना है. नेक्स्ट आपका आ गया है, इसको भी आपको करेक्टली आंसर करने हैं. ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी. जो मनी स्पेंड करने में केयरफुल हो. माइजर क्या होता है, जो कंजूस होता है. ठीक है, तो माइजरली ये क्या है, माइजरली नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर क्या है, एडवर्ब है. माइजरली, ये भी आंसर करना है. चलो नेक्स्ट पे आ जाओ. 148 रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड. वर्ड फॉर वर्ड ये आपको याद रहता है. 148 दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड, जिसको कैप्चर नहीं किया जा सके. 150, 51, 52 इन सभी के आंसर्स आपको देने. ओके, आई थिंक सभी का आंसर आ गया है. देखो माइजरली क्या है, माइजरली आपका एडजेक्टिव है. ये कुछ उनमें से है जिनको मैंने आपको पढ़ाया था कि ly लगने के बाद भी एडवर्ब नहीं बनते हैं. अगर इसका एडवर्ब बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, इन अ माइजरली मैनर. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, जो स्पेंड करता है लेकिन कब करता है, केयरफुल होकर के करता है. तो इसका माइजरली नहीं होगा, इसका आएगा इकोनॉमिकल. ठीक है, इकोनॉमिकल मैनर में. रिप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, ये होता है वर्बेटिम. ठीक है, वर्बोज या वर्बिएज क्या होता है, ज्यादा यूज करना, बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज करना. आप मेमोराइज करते हो कैसे, वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करके, वो होता है वर्बेटिम. नेक्स्ट क्या है, दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर, जिसको कैप्चर नहीं किया जा सके. देखो अनब्रेकेबल, जिसको तोड़ा नहीं जा सके. अनग्रिपेबल, जब आप उसको कैप्चर करोगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रिप में नहीं आएगा. यही इसका करेक्ट आंसर है. इम्प्रेग्नेबल भी मतलब जिससे जीता नहीं जा सके, इम्प्रेग्नेबल. स्लिपरी मतलब कोई भी चीज जो स्लिप करती है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता. ठीक है, बट वो स्लिप करती है. अनग्रिपेबल मतलब जो जिसे कैप्चर नहीं किया जा सके. नेक्स्ट क्या है, वन हु ब्रेक्स द लॉ, इसको बोलते हैं ट्रांसग्रेसर. पेडेस्ट्रियन आपको पता है, पैदल चलने वाले, बाकी भी चीजें आपको पता है. 151 का क्या है, एन अंडरहैंड डिवाइस रिजॉर्टेड टू इन ऑर्डर टू जस्टिफाई मिस्ड कंडक्ट, इसको बोलते हैं मैनूवर. ये अंडरहैंड डिवाइस है, रिजॉर्ट की जाती है जिससे कि जस्टिफाई हो सके क्या, मिसकंडक्ट. ठीक है, तो मैनूवर होता है. 152 क्या होता है, इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब. देखो इसके लिए कई वर्ड्स होते हैं. इनअफेबल इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सको. स्टुपेंडस मतलब होता है बहुत भव्य. अपलिंग मतलब डराने वाला. मिरेकुलस मतलब जो मिरेकल जैसा है. ठीक है, तो ये भी वर्ड्स हो सकते थे आंसर, लेकिन इनअफेबल का एग्जैक्ट मतलब ही यही होता है कि जिस चीज को आप एक्सप्लेन नहीं कर सको, जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सको. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाओगे. फटाफट सभी को आंसर्स करने हैं और ये भी बताते जाना है कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं. आप अगर ऑप्शंस को आंसर करते जाओगे तो बेटर है, अदरवाइज आप एटलीस्ट इतना बताओ कि आपके कितने आंसर्स आपको आ रहे थे, कितने आंसर्स आपने करेक्टली आंसर किए. वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स विच ही थिंक्स इज मिस्टेकन और अनवाइज. श्रुतिजा साहू बिल्कुल करेक्ट, अच्छी बात है आपके. अगर 6/6 करेक्ट हो रहे हैं अच्छे से, इसी तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है. वन हु क्रिटिसाइजेस पॉपुलर बिलीव्स, जो क्रिटिसाइज करता है जो भी पॉपुलर बिलीव्स हैं उनको. डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को क्या करना, कैद कर देना, बंद कर देना किसी एक जगह पर. ठीक है, साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पासेज, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है.
क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, जो क्लू अवेलेबल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून। बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इस पेज पे बहुत अच्छे हैं, सभी को आपको आंसर करना है। साइंस ऑफ रेसेस ऑफ मैनकाइंड क्या होता है भाई आंसर? डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। ओके, आई थिंक सभी के आंसर आ गए हैं। चलो तो आंसर्स देखते हैं। जो क्रिटिसाइज करता है पॉपुलर बिलीफ्स को, जो मानता है कि ये सब गलत बातें हैं, तो वो क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट। जो भी आइकन्स बने हुए हैं उनको क्या करता है? क्लैश कर देता है, तोड़ देता है। ये होता है आइकोनोक्लास्ट। जो भी आपके पॉपुलर बिलीफ्स हैं उनको गलत कर देता है। डिटेन करना या कन्फाइन करना समवन, ये होता है इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट और इंटरमेंट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो वो इंटरमेंट जो होता है ना, वो ब्यूरियल प्लेस को बोलते हैं। जो इंटरमेंट होता है वो होता है एक्ट ऑफ ब्यूरियल, ठीक है। किसी को दफनाने के लिए बोलते हैं इंटरमेंट, मतलब किसी की जो बॉडी है उसको आपने क्या किया? इंटरमेंट, अंदर उसके चली गई तो इंटरमेंट हो गया। ये क्या है? एक्ट ऑफ ब्यूरियल है। जबकि आंसर किसी को कन्फाइन करना और किसी को डिटेन करना, उसके लिए वर्ड यूज होता है इंटरमेंट, ठीक है। इंट्रोगेशन नहीं होता है। इंट्रोगेशन में आप पूछताछ करते हो, लेकिन वहां पे आप उसको कन्फाइन करने का कोई रिलेटेड आंसर नहीं है। इंटरमेंट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? साइंस ऑफ रेसेस, ये क्या होती है? एथनोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप, तो ये होता है स्टो अवे। स्टो अवे मतलब कि जो छुप करके जाए, ठीक है, तो स्टो अवे है। नेक्स्ट क्या है? क्लूज अवेलेबल एट ए सीन, तो ये होता है सर्कमस्टेंशियल। ये उस सर्कमस्टेंस पे जो भी क्लूज अवेलेबल हैं उनको बोलते हैं सर्कमस्टेंशियल। ये वो क्लूज होते हैं जिनसे कुछ भी प्रूफ नहीं होता है बट वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो सर्कमस्टेंशियल इनको बोलते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून होता है विंडफॉल या फिर मन्ना, इसको मन्ना भी बोलते हैं या फिर विंडफॉल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, फटाफट आंसर्स करने सभी लोगों को। ओके, an emolument over and above fixed income or salary, an emolument over and above fixed income or salary क्या होता है? The animals of particular region, फ्लोरा और फौना में होते हो कंफ्यूज? अभी मैं आपको बताता हूँ एक तरीका जिससे आप रखोगे हमेशा याद इन्हें, ठीक है। An involuntary action under a stimulus is described as, जो अपने आप जो एक एक्शन होता है इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक नहीं है, अनैच्छिक, बिना इच्छा के, एंड इनवॉलेंट्री ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज, इसको क्या बोलते हैं? द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली ए फ्यू आर नेसेसरी, जब बहुत सारे वर्ड्स आप बोल रहे हो जबकि नेसेसरी बहुत थोड़े से हैं। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद ए डोम। चलो फटाफट आंसर्स देखते हैं। इमोल्यूमेंट, जो ओवर आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है सैलरी के बाद, उसको आप पर्क्स बोलते हो या फिर नाउन बनाओगे तो पर्क्यूसाइड, ठीक है। एनिमल्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फ्लोरा है कि फौना है। अब देखो फ्लोरा और फौना में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एनिमल पूछा गया ना, तो एनिमल में आप देखो कि क्या ए कितनी बार आ रहा है? एनिमल में ए आ रहा है 2 बार, एनिमल में ए आ रहा है 2 बार, और फौना में भी ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो फौना और एनिमल सेम चीज हो गई। और आपका जो ट्री होता है, पेड़ पौधे, तो पेड़ में देखो आता है आर और यहां पर भी आता है आर, तो फ्लोरा मतलब ट्रीज और फौना मतलब एनिमल, 2 बार ए आ रहा है तो एनिमल, ठीक है। तो एनिमल्स जो पूछा जाएगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं फ्लोरा या फौना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फौना मतलब एनिमल, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में पशु पक्षी यानी फौना के लिए जब बात होगी तो वो आ जाएगा एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? एन इनवॉलेंट्री एक्शन। देखो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, वो हम लोग देखते हैं अपना आईने में। रिफ्लेक्स जो होता है ये होता है जो इनवॉलेंट्री है। जो रिस्पॉन्स है ये वॉलेंट्री होता है, हम लोग रिस्पॉन्स किसी को देते हैं सोच समझकर, लेकिन रिफ्लेक्स क्या होता है? वो तुरंत अपनी तरफ से आता है, रिफ्लेक्स होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लगा होगा, बट ट्रांसफॉर्मेशन आंसर नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, एक बार कुछ भी चेंज हो गए। मेटामॉर्फिज्म रॉक्स होता है, एक बार वो चेंज हो जाती है बहुत लंबे टाइम में, किसी दूसरे प्रोसेस में चेंज हो जाती है, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स को आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, कोई एक एरिया से कोई भी एक अमाउंट ऑफ कोई भी चीज जो पास होती रहती है, एक चेंज होता रहता है, इसके अंदर जो भी चीजें चेंज होती रहती हैं, इसी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस को हम लोग क्या फ्लक्स पढ़ते थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? फ्लक्स ही है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नोन एज, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फ्लक्स।
डायनामिज्म क्या होता है, कोई भी चीज जो चेंज होती है उसके बारे में है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के बारे में। करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्लक्स। ठीक है, 163 का आंसर क्या होगा, द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स। तो आप क्या कोई भी बात को जब घुमा फिरा करके बोलोगे तब आपको बहुत ज्यादा वर्ड यूज करने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्कमलोकेशन। और लास्ट बट बहुत ही अच्छा जो क्वेश्चन है, सर्कुलर बिल्डिंग और ए हॉल विद अ डोम। सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विद अ डोम ये होता है रोटुंडा। ठीक है, रोटुंडा। स्पायर क्या होता है, आपने चर्चेस देखे, चर्च देखी आपने, चर्च में कैसे होते हैं, पहले ऐसे होता है, फिर और ऐसे होता है, फिर इस तरह से कुछ, ये ऐसे कुछ शेप बनता है, वी शेप आपका बनता है, अपोजिट वी। ये होता है पैलेस, महल होता है। एडिफिस क्या होता है, हॉल्स होते हैं, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, उनको एडिफिस बोलते हैं। या भव्य जो बिल्डिंग्स होती हैं, बहुत लंबी लंबी जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनको भी एडिफिस बोला जाता है। बहुत लंबी, जैसे आप चाइना वगैरह में जो बिल्डिंग्स देखते हो बहुत ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, गगनचुंबी जो बिल्डिंग होती है, जो आसमान को छू रही हो, ऐसी बिल्डिंग्स को एडिफिस बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, फटाफट सभी को आंसर करने हैं। 165, वन हु इज सिटीजन नॉट ऑफ ए कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड। फटाफट सभी को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू रन अवे विद ए लवर। लवर के साथ भाग जाना, सीक्रेटली जाकर के शादी कर लेना, भाग जाना, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है, आपको आंसर करना है। टू रन अवे विद ए लवर, ये क्वेश्चन दो बार आ गया है। टाइपिस्ट को ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पसंद आ गया, उसने 2 बार रख दिया। उसने कहा ये क्वेश्चन तो 2-3 बार पूछना ही चाहिए एक ही एग्जाम में। साइंस ऑफ हेरिडिटी क्या होगा आंसर, साइंस ऑफ हेरिडिटी को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। जो भी काम जब हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर उसको आप लगाते हो तो क्या होगा, अकरिंग एट नाइट। नाइट पे जो चीजें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, तो नाइट पे जो चीजें होती हैं उनको बोलते हो नॉक्टर्नल। वन हु इज सिटीजन ऑफ ऑल कंट्री बट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट अ कंट्री बट अ वर्ल्ड, तो होता है कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरे संसार का है। टू रन अवे विद ए लवर, ये होता है एलोप करना। 2 बार क्वेश्चन है, 2 बार आंसर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइंस ऑफ हेरिडिटी, ये क्या होती है, जेनेसिस, जेनेसिस नहीं जेनेटिक्स। ठीक है, साइंस ऑफ हेरिडिटी ये क्या होती है, जेनेटिक्स। जेनेसिस तो प्रोसेस है, जेनेटिक्स जब आप पढ़ते हो तो जेनेटिक्स है। ठीक है, जेनेटिक्स है। अरेंजमेंट इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस ये होता है क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल टाइम के अकॉर्डिंग जब जब वो चीजें होती गई हैं, तो नॉक्टर्नल और ये सारे हो गए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे, फटाफट सभी को आंसर करने हैं। वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी भी चीज का वेट नहीं करना है, आपको आंसर करने हैं सारे। थोड़ा सा छोटा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डिटरमिन द नेचर ऑफ द डिसीज। नेचर ऑफ डिसीज डिटरमिन करने के लिए आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन अदरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। चलो, calmness and indifference to suffering, the practice of having more than one husband, seeing something which is not actually present, or with much liveliness and sense of purpose। सभी को फटाफट आंसर करने हैं। 6/6 बहुत सारे बच्चों के करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, कुछ बच्चों के 5/6 है, बट ओके, एटलीस्ट 5/6 रहना चाहिए, इससे कम नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जेनेटिक्स होगा, जेनेसिस नहीं होगा। चलो भाई आंसर्स देखते हैं। डिटरमिन द नेचर ऑफ डिसीज ये होता है डायग्नोज, डायग्नोज करना, नेचर ऑफ डिसीज पता लगाना। पर्सन हु इंसिस्ट ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग, तो ये हो जाता है आपका पेडेंट। वो लोग जो रूल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और लिटरेरी जो रूल्स लिखा है वही करो, ऐसा करो वैसा करो, तो पेडांट। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे रखते हैं, जो पंडिताई ज्यादा करते हैं उनको पेडांट बोलते हैं। ठीक है, मतलब एकदम रूल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं उनको। इसका एक मीनिंग लिटरलिस्ट भी, कई लोगों को ऐसा लगता है कि लिटरलिस्ट भी होना चाहिए। तो लिटरलिस्ट का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा रिलेट करता है आपका जो एग्जैक्ट मीनिंग से रिलेट होता है, बस लिटररी मीनिंग से रिलेट होता है लिटरलिस्ट, लेकिन इसमें रूल से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। इस वजह से इसका आंसर क्या होगा, पेडेंट। नेक्स्ट क्या है, कामनेस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग होता है स्टोइसिज्म, वैरागी है, उसको ना तो दर्द होता है ना ही खुशी होती है। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। देखो इसके लिए भी कंफ्यूज होते हो, पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी, तो यहाँ पर मैं आपको तरीका बताता हूँ, ये भी आपको याद रहेगा, भूलोगे भी नहीं कभी। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो भाई पॉलीगैमी का मतलब क्या होता है, गेम कौन खेलता है ज्यादा, गेम खेलते हैं लड़के ज्यादा। ठीक, तो लड़के अगर ज्यादा गेम खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, गेमी कौन करेंगे, लड़के, यानी कि मोर देन वन वाइफ कौन रखेंगे, ये लड़के जो रखेंगे, तो उनके लिए आएगा पॉलीगैमी। ठीक है, और एंड्री आपको याद रखना है लड़कियों के लिए, तो लड़कियां क्या करेंगी, हस्बैंड ज्यादा रखेंगी, तो पॉली एंड्री मतलब हस्बैंड के लिए आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीइंग समथिंग व्हिच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट। तो जब आपने अच्छे से चढ़ा रखी होगी, एग्जाम आपका हो गया होगा, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो आप बहुत खुश होगे, फिर आपने चढ़ा लोगे कस के, तो हेलुसिनेशन आपको प्रेजेंट होंगे। हेलुसिनेशन मतलब क्या, कि आपको वो भी जो नहीं है, जो प्रेजेंट ही नहीं है आपके सामने, वो भी आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेलुसिनेशन। ठीक है,
इमेजिनेशन, आप कुछ इमेजिन करते हो, प्रिजम्पशन आप कोई मान लेते हो कि x की वैल्यू इतनी तो y की वैल्यू इतनी, ठीक है। सपोजिशन भी आपका वही है, x है कि उसकी वैल्यू कुछ आपने मान ली, प्रिजम्पशन या सपोजिशन, ठीक है। पहले से आपने कोई चीज मान ली है, वो प्रिजम्पशन, और सपोजिशन मतलब जो चीज असल में नहीं है, गलत है, उसको हम लोग बोलते हैं सपोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मच लिवलीनेस एंड सेंस ऑफ पर्पस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो बहुत ज्यादा लिवलीनेस और सेंस ऑफ पर्पस के साथ रहता है 75, तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए काम आशुतोष, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा था, ऐसा बिल्कुल मेरा सेंस नहीं था कि आप ऐसा कुछ करो। चलो 175 का आंसर देना है, जो बहुत लिवलीनेस मतलब जिसमें उत्साह बहुत सारा हो, और सेंस ऑफ पर्पस मतलब किसी एक पर्पस के साथ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, लॉजली मतलब होता है बहुत ही गंदे तरीके से रहने वाला, जॉकुलरली मतलब जो खुश रहता है, जो हंसाता रहता है, लोगों को जो हंसाता है उसके सेंस में, ठीक है। अगर आपको बोलना है लिवलीनेस के साथ, लिवलीनेस का सेंस कैसा आपको देना है, मतलब जो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ रहे, तो एनर्जी के साथ अगर आप किसी को बोलना चाहते हो कि जो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ रह रहा है, उसके लिए आपका आता है जॉन्टली, जॉन्टली मतलब क्या, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ, ठीक है। जीलसली, जील मतलब क्या होता है, उत्साह, तो जीलसली मतलब बहुत उत्साह, लेकिन लिवलीनेस और सेंस ऑफ पर्पस के साथ अगर बोला गया तो आंसर आएगा जॉन्टली। तो 175 का डी पार्ट आ जाएगा। लास्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं और फटाफट हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हैं, तो आपको क्या करना है, आंसर्स करते चले जाना है। ये क्वेश्चन कुछ बीच में जो मिस हुए थे वो आई थिंक यहाँ पर आ गए हैं। वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन अलग है, थोड़ा सा अलग है। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, और इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो सभी को करेक्ट आंसर करने हैं। 6 बाय सिम, फरहान नईम, सचिन कुमार, साहिल अरोरा, कुमार दिचल, वेरी नाइस भाई। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मजा आ जाएगा अगर आपका ऐसा ही स्कोर एग्जाम में भी हो जाए। चलो आपको क्या करना है, इस चीज को बना करके रखना है, एनर्जी आपको अपने अंदर रखनी है। 176 से सभी को आंसर करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे नापते हो, बैरोमीटर से। वन हु टेंड्स टू टेक अ होपफुल व्यू ऑफ लाइफ, जिसको पॉजिटिव चीजें दिखती हैं वो क्या होता है, ऑप्टिमिस्ट। देखो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जो हर पार्ट में है, यूनिवर्सल। टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, जो बुरे कामों से जाना जाए, नोटोरियस, अच्छे कामों से जाना जाए, फेमस, ठीक है। वर्ड्स ऑफ सिमिलर मीनिंग, तो ये क्या होते हैं, सिनोनिम्स, हम लोग पढ़ते हैं। सेम मीनिंग, एंटोनिम आपको पता है, स्यूडोनिम पता है, होमोनिम पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इटिनरेंट, ठीक है। इटिनरेंट क्या होता है, जो एक जगह पर नहीं रुकता है। ओके तो आई थिंक ये आपको बात समझ में आई। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए। कौन से क्वेश्चंस थे, सीजीएल 17 के मेंस का पेपर था। इसके बाद गाइस देखो, अभी तो मैं आपको ये 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। जैसे जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा ना, मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा नहीं, कम करूंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और लास्ट के डेज में मैं आपको 25 क्वेश्चंस का सेट कराऊंगा, ठीक है। छोटे छोटे सेट्स कराऊंगा ताकि आप क्या कर सको, एग्जैक्ट आइडिया ले सको कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस क्या है, ये आपको एक लंबा सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं, जिससे कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से पिक करोगे। आप कई बार देखोगे कि सेम एज इट इज क्वेश्चन पेपर में आपके पूछा जाएगा। ये मैं आपको मेंस के पेपर इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि अक्सर प्री में मेंस से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इस वजह से मैंने 17 के मेंस उठाए हैं और उन सभी पेपर्स को कॉमन एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम में, वो मैं आपको करा रहा हूँ। फिलर्स आपको करा रहा हूँ ताकि वो आपकी चीजें प्रैक्टिस बनी रहे। आगे आपको मेरे को बताना है। मैं ये सोचा था कि 25 क्वेश्चंस का ऐसा सेट जिसमें आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, कॉमन एरर हो, फिलर्स हो, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज का एक क्वेश्चन हो, आपका नरेशन का एक क्वेश्चन है, और जैसा आपका सेट आने वाला है वैसा सेट अगर बना करके आपको प्रोवाइड कराया जाए, उसका सॉल्यूशन अगर कराया जाए तो वो आइडिया बेटर रहेगा। या फिर हम लोग इसी तरह से 100 क्वेश्चंस का सेट करें, ये ज़्यादा बेटर आइडिया। इसको आपको सजेस्ट करना है और वैसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी, नरेशन और एक्टिव वॉइस बहुत कम बच्चों ने देखा, उनको आई थिंक क्लास उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि उसमें रूल्स थोड़े से ज़्यादा हैं और मैंने बोला था कि एक क्लास में कवर करना है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस चीज़ को देख के कर पाना एक क्लास में। बिना, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ बताऊं और ये बोल दूं कि ये कंप्लीट है। तो मैं अपनी तरफ से वही कोशिश करता हूं कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूं वो पूरी हो, मैक्स से मैक्स हो। देखो अभी क्या है, इंग्लिश की क्लासेस हैं और मैं अभी ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम से ये इंग्लिश की क्लास मैंने आपको दी हो, तो नोट्स हैं मेरे पास प्रिपेयर्ड, जब मैंने खुद प्रिपरेशन करी थी उन्हीं नोट्स की मैं हेल्प लेता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं उसमें जो अभी मेरे को ऐसा लगता है डाउटफुल, ठीक है, तो उनको क्लियर भी करना होता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम
लग जाता है, कई बार क्या होता है मॉर्निंग तक हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिले होता है 5, 7, 10 मिनट, 12 मिनट, तो उसको थोड़ा सा आपको हैंडल करना है। मेरे लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी है। आई थिंक मुझे पता है कि टाइम पे रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर डिले होता है तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कर सकते हो। थोड़े से टाइम की बात रहती है, 10 मिनट 15 मिनट। जो बच्चे अगर लाइव नहीं देख पाते हैं तो वो उसको बाद में भी देख सकते हो, कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको मजा आया होगा। PQRS भी करवाना है, पैरा जंबल्स का भी मैं वही बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चंस में सब कुछ, पैरा जंबल भी हो, नरेशन भी हो, वॉइस का भी एक क्वेश्चन हो, कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिस स्पेलिंग्स जो भी होती हैं वो भी होने चाहिए, तो वो सेट आपको पूरा कराना चाहिए। मैं ये सोच रहा हूँ 25 की बजाय 50 क्वेश्चंस करते हैं और सब कुछ एक जगह पर इन्वॉल्व कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। आई थिंक 50 क्वेश्चंस का सेट बेटर रहेगा। आपका नेट नहीं चलता है तो आप बाद में देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नोट शेयर कर दूं PDF के फॉर्म में? ओके चलो ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इंग्लिश के नोट्स, मेरे नोट्स, लेकिन मेरी तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों को कैसे अच्छा लगेगा, पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ओके चलो, तो फिर एंड करते हैं इस क्लास को यहीं पर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हुआ करें तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। कई बच्चों ने कमेंट्स किए थे, कुछ को प्रॉब्लम्स आ रही थी तो मैंने उनको पर्सनल रिप्लाई भी किया है। अगर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कुछ नंबर्स हैं, मैं वहाँ पर मैसेज कर देता हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, मैं वहाँ पर ही कोशिश करता हूँ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।